सूत्र चूर्णी, श्रावक प्रति कर्मण सूत्र चूर्णी, उत्तरध्यायन सूत्र चूर्णी, गुलिस्तान की पांडुलिपि। सिंपल सा प्रश्न है, कोई ज्यादा इसमें मुझे लग नहीं रहा है कि गलती करने की गुंजाइश है। सिंपल से प्रश्न से शुरुआत करते हैं कि शुरुआत अच्छी तो आगाज अच्छा तो अंत भी अच्छा होगा। हाँ, लगभग मैं देख पा रहा हूं सबके सही और सटीक उत्तर आ रहे हैं। क्या है माला तैड़ी किसकी उपलब्धि है? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं, थोड़ा सा शब्द स्पष्ट लिखें। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ है 10वें कालिक सूत्र चूर्णी। 10वें कालिक सूत्र चूर्णी और एक किताब है ओग निरुक्ति व्रति। ये लगभग 1060 के आसपास लिखे गए थे और वर्तमान में जिन भद्रसुई संग्रहालय जैसलमेर के अंदर ये किताबें आपकी सुरक्षित है। 10वें कालिक सूत्र चूर्णी, श्रावक प्रति कर्मण सूत्र चूर्णी। ध्यान रखना, ताड़ पत्थर पर चित्रित प्रथम ग्रंथ है। राजस्थान का पहली किताब जो ताड़ पत्थर पर, ताड़ एक पेड़ होता है, उसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं, ताड़ के पत्तों पर चित्रित पहला ग्रंथ है श्रावक प्रति कर्मण सूत्र चूर्णी। मारवाड़ का पहला ग्रंथ है उत्तरध्यायन सूत्र चूर्णी, मारवाड़ का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। जबकि 10वें कालिक सूत्र चूर्णी ऑल ओवर राजस्थान का सबसे प्रमुख चित्र। मेंदर और मुमल की प्रेम कथा पर आधारित चित्र शैली है। मेंदर और मुमल की प्रेम कथा पर आधारित चित्र शैली जोधपुर चित्र शैली, और केवल मुमल के चित्र जो बने हैं वो जैसलमेर के अंदर बने हैं। तो ये है आपके पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट, राजस्थानी चित्रकला की विशेषता के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? बताइए। देखिए, माल खेराड़ी किसकी उपबोली है? माल खेराड़ी ढूंढारी की उपबोली है। केवल खेराड़ी होता तो वो मारवाड़ी की उपबोली थी, और माल खेराड़ी गिरिराज यादव वो ढूंढारी की उपबोली माना जाता है। ओके सर, भूल गया मैंने, तो पहला ही गलत कर दिया, कोई बात नहीं, अब गलती ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थानी चित्रकला की विशेषता के संबंध में असत्य कथन है। अब तो राजस्थानी भाषा में नहीं आ रहे हैं, अब तो हिंदी भाषा में आ रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि अब कोई गलती नहीं करेगा। पहला लिखा हुआ है भाव प्रवणता, दूसरा लिखा हुआ है वर्ण वैविध्य, तीसरा लिखा हुआ देश काल से अनुरूपता, और चौथा लिखा हुआ चित्रकारों द्वारा चित्रों के नीचे नाम और तिथि का अंकन। कुछ इसमें बी बता रहे हैं तो कुछ इसमें डी बता रहे हैं। कौन सी एक राजस्थानी चित्रकला की विशेषता के संबंध में सही नहीं है, यानी असत्य कथन है? देखो, सबसे पहले भाव प्रवणता तो कंफर्म है। भाव प्रवणता का मतलब होता है राजस्थानी चित्रों को देख करके क्या हम उन चित्रों की मन स्थिति को समझ पा रहे हैं। तो अपनी एनसीईआरटी कक्षा 10th में चित्रकला की विशेषता में पहला लाइन ये लिखा हुआ है, भावों की प्रवणता, मतलब चित्रों के भाव बड़े अट्रैक्टिव है। हम देख पा रहे हैं कि प्रेम रस का आदमी है, एक वीर रस का है, एक रौद्र रूप का है, तो भावों की प्रवणता तो है। वर्ण वैविध्य भी है। वर्ण का मतलब यहां पर रंगों से है। रंगों का मतलब है कि वैविध्य का मतलब होता है विविधता। क्या सभी चित्रकलाओं में एक ही टाइप के रंग का यूज हुआ है या अलग अलग टाइप के रंगों का यूज हुआ है? तो वर्ण वैविध्य है। जैसे मेवाड़ के अंदर हम देखते हैं कि हाशिए में पीला, मध्य भाग में लाल, मारवाड़ में पीला, बीकानेर के अंदर बैंगनी सलेटी, किशनगढ़ के अंदर श्वेत गुलाबी, जयपुर में लाल, अलवर के अंदर सोने चांदी जैसा उज्जवल चमकीले रंग, नागौर में उदासीन फीके रंग, हाड़ौती में हरा रंग। तो वर्ण वैविध्य है, यानी रंग जो है वो आपके अलग अलग है, ये भी विशेषता है। देश काल से अनुरूपता, ये भी बिल्कुल सही विशेषता है, यानी जिस रियासत में चित्र बने वो उसके देश यानी उस रियासत की विशेषता के अनुरूप बने। आप मरुस्थल में जाओगे तो वहां रेत के टीले, ऊंट वगैरह के बने हैं। हाड़ौती में जाओगे तो शिकार, घने जंगल वगैरह के बने हैं। किशनगढ़ में जाओगे तो नारी सुंदरता के बने हैं। तो देश काल मतलब जिस रियासत के अंदर आप रह रहे हैं उसके अनुरूप चित्र बने हैं। चित्रकारों द्वारा चित्रों के नीचे नाम एवं तिथि, ये गलत है। देखो, ये जो विशेषता है ना, ये केवल आपको बीकानेर और शेखावाटी में नजर आएगी, पूरे राजस्थान में नजर नहीं आएगी। और राजस्थान में कम से कम 25-30 शैलियां और उपशैलियां हैं, और अगर 30 चित्र शैलियों और उपशैलियों में से केवल 2 में अगर ये विशेषता है, इसका मतलब तो ये अपवाद है। पूरे राजस्थान में तो ऐसा आपको कहीं दिखाई नहीं देगा, और पूरे राजस्थान में दिखाई नहीं देगा तो फिर बीकानेर और शेखावाटी 2 की विशेषता होना मतलब राजस्थानी चित्रकला की कंप्लीट विशेषता नहीं होगी। अतः आपका ऑप्शन जो डी होगा वो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। हाँ, ब्लू पोट्री को राजस्थान में लाने वाला शासक मान सिंह लिखवाया है। रीट मेंस में इसका आंसर राम सिंह माना है। प्लीज एक्सप्लेन। जब आगे पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। राजस्थान में पोट्री लाए थे मान सिंह, और उसको ब्लू के रूप में कन्वर्ट किया था राम सिंह के द्वारा। राजस्थानी पत्रिका के मरुवाणी का संस्थापक नहीं होता, पत्रिका का संपादक होता कवि चंद्र सिंह बिरकाली। कवि चंद्र सिंह बिरकाली ने मरुवाणी पत्रिका का संपादन या प्रकाशन किया था। तो चित्रकारों द्वारा चित्रों के नीचे नाम और तिथि कंप्लीट राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है, ये केवल आपके बीकानेरी चित्रकला की और शेखावाटी शैली की विशेषता है। तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक चित्रकारी का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक लोक चित्रकारी का भाग नहीं है? पटवारी, सांझी, बड़ी ठनी और फड़। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक चित्रकारी का भाग नहीं है? लोक चित्रकारी का भाग नहीं है। पटवारी, सांझी, बड़ी ठनी और फड़। जल्दी से बताइए रखे कौन सा इसके अंदर सही होगा? पटवारी, सांझी, बड़ी ठनी, फड़। ज्यादातर इसमें सही बता रहे हैं, कुछ गलत बता रहे हैं। चित्रकार दोहरा चित्रों के नीचे नाम, डेट हमारी बूंदी में भी है। आपकी आईडी पर फोटो भेजूं? फोटो भेजने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी किताब फोटो ही है। तो ऑल ओवर राजस्थानी चित्रकला की विशेषता ये नहीं है। जल्दी से बताओ दके। मधुमती चंद्रपान भारद्वाज की किताब नहीं है। मधुमती राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर, कोतवाल कहलाता है, मुखिया कोतवाल कहलाता है। तो कुछ इसमें ए बता रहे हैं, कुछ सी बता रहे हैं। देखो, लोक चित्रकारी का मतलब होता है वह चित्रकारी जो राजा महाराजाओं से संबंधित नहीं होकर के आम लोगों से संबंधित होती है। तो देखो, फड़ तो पक्का लोक चित्रकारी है, देवी देवता, ये आम तमाम लोगों से संबंधित होता है, तो फड़ तो है ही है।
सांझी हम जानते हैं कि 15-16 दिन तक कन्याएं सफेदी पुती दीवारों पर अलग अलग मानने बनाती है। पहले दिन अंतरिक्ष, चंद्रमा, सूर्य, तारे बनाती है, दूसरे दिन 5 फूल, तीसरे दिन पंखी, चौथे दिन आपके हाथी, 5वें दिन चौपड़, छठे दिन स्वास्तिक, 7वें दिन घेवर, 8वें दिन ढोल ढोलक, 9वें दिन बांदरवार, 10वें दिन खजूर, 11 से 15 दिन तक आपके बड़े मानने बनाती है, सांझा कोट वगैरह। तो ये तो है। पतवारी भी है। लोक यात्राओं के ऊपर जो चित्र बनाया जाता है वो पतवारी नाम का मानना बनाया जाता है। एक गंगोज कलशा बनाया जाता है। बड़ी ठनी लोक चित्रकारी नहीं है, ये दरबारी चित्रकारी है, राजा महाराजाओं के काल में बनी हुई है। तो ये बड़ी ठनी किशनगढ़ के राजा सावन सिंह के काल में बनी थी। अतः ध्यान रखना है, आपके बड़ी ठनी जो चित्रकला है वो बड़ी ठनी चित्रकला एक लोक चित्रकारी का भाग नहीं है। ऑप्शन जो सी होगा वो आपका सही और सटीक उत्तर होगा। बड़ी ठनी ये लोक चित्रकारी में शामिल है नहीं है। पतवारी धार्मिक और तीर्थ यात्राओं की देवी है। जब भी धार्मिक तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं तब पतवारी नाम का मानना बनाया जाता है। फड़े लोक चित्रकारी है, सांची लोक चित्रकारी है। बनी ठनी का आम लोगों से क्या लेना देना। ये तो किशनगढ़ के राजा सावन सिंह के दरबार में चित्र बने थे। तो आंसर जिसने भी सी लगाया है वो आपका सही और सटीक उत्तर होगा। मधुमती के संपादक कौन थे? मधुमती एक अकादमी के द्वारा निकाली जाती है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर मधुमती पत्रिका का प्रकाशन करता है और राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन करता है। तो तीसरा प्रश्न। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। देवगढ़ चित्र शैली के संबंध में थोड़ा सा जटिल, जटिल का मतलब थोड़ा सा लेंथी प्रश्न है, बाकी जटिल कुछ नहीं, 10th की किताब में से बना हुआ है। देवगढ़ चित्र शैली के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन छांटिए। कुछ स्टेटमेंट आपके सामने दिया गया है। अब कौन से सर ने क्या लिखवाया उसका मैं क्या कर सकता हूं गिरिराज यादव जी, आप एनसीईआरटी बुक देखें आपको पता लगेगा। तो देवगढ़ चित्र शैली के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कर सत्य कथन छांटिए। देवगढ़ चित्र शैली मेवाड़, मारवाड़, जयपुर शैली का समन्वित रूप है। इस चित्रकर शैली में हिंदू, मुस्लिम एवं ईसाई धर्म के चित्रों को समान प्रश्रय, ये जो शब्द है ना, ये प्रश्रय है। प्रश्रय मतलब संरक्षण मिला है। चित्रों को समान में संरक्षण लिख देता हूं, आपको समझने में दिक्कत ना आए। समान संरक्षण मिला है। पीले रंग की बहुलता में अजारा की ओबेरी एवं मोती महल के चित्र इस शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। कमल, बैजनाथ चौका, हरचंद नग्गा इत्यादि इस शैली के प्रमुख चित्रकार रहे हैं। बताइए देखिए कौन सा है? एक दरवाजे वाला दुर्ग। एक दरवाजा वाला दुर्ग कोई नहीं है, बस वो प्रश्न तुम आधा अधूरा पढ़ते हो, पूरा पढ़ते नहीं हो। प्रश्न पूछा गया है कि वह दुर्ग जहां तक पहुंचने का केवल एक ही मार्ग है। मार्ग अलग होता है, दरवाजा अलग होता है, तो एक ही मार्ग जहां है वो प्रश्न अलग है। ओके ओके, चलो बताओ देखिए इस चित्र शैली में हिंदू, मुस्लिम एवं ईसाई धर्म के चित्रों को समान संरक्षण मिला है। पीले रंग की बहुलता में अजारा की ओबेरी एवं मोती महल का चित्रण हुआ है। कमल, बैजनाथ चौका, हरचंद नग्गा इत्यादि इस शैली के प्रमुख चित्रकार रहे थे। देखते हैं कौन कौन सही कर पाएगा। देखो देवगढ़ चित्र शैली मेवाड़, मारवाड़, जयपुर इनका समन्वित रूप है। क्या सही है या गलत है? कुछ ए बता रहे हैं, कुछ बी बता रहे हैं, कुछ ऑल राइट बता रहे हैं। देखो पहला तो सही है, आपको याद होना चाहिए डी बराबर जेजेएम का फॉर्मूला याद होना चाहिए। जेजेएम का मतलब जे का मतलब जयपुर, जे का मतलब जोधपुर, जोधपुर बोल दो चाहे मारवाड़ बोल दो, और एम का मतलब मेवाड़, यानी जयपुर, जोधपुर और मेवाड़। जयपुर, जोधपुर और मेवाड़, यानी मेवाड़, जोधपुर मतलब मारवाड़ और जयपुर का समन्वित रूप है। इसका मतलब पहला तो पक्का सही। इस शैली में हिंदू, मुस्लिम एवं ईसाई धर्मों के चित्रों को समान रूप से प्रश्रय मिला है, यह बिल्कुल गलत बात है। यह जो बात है ना, यह अजमेर शैली के लिए लागू होती है। यह विशेषता भी ध्यान रखना कि हिंदू, मुस्लिम व ईसाई, क्योंकि अजमेर पर हिंदू राजाओं का नियंत्रण भी रहा, बाद में मुस्लिम राजा, बाद में अंग्रेजों ने भी इसको अपना पावर सेंटर बनाया था। तो हिंदू, मुस्लिम और ईसाई तीनों धर्मों को समान रूप से प्रश्रय मिला है अजमेर शैली में, देवगढ़ में नहीं मिला है। पीले रंग की बहुलता में अजारा की ओबेरी और मोती महल के चित्र यहाँ के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। कमल, बैजनाथ चौका, हरचंद नग्गा इत्यादि इस शैली के प्रमुख चित्रकार है। बिल्कुल देवगढ़ के चित्रकार आपको याद रखने के लिए बता रखा, केबीसी कौन बनेगा? करोड़पति। के से कमल, के से कंवला प्रथम, के से कंवला सेकेंड, बी से बैजनाथ, सी से चोखा, हरचंद नग्गा, बगता। और बगता तो इतना प्रसिद्ध कलाकार है कि बगता की पेंटिंग पर तो आज अमेरिका में भी रिसर्च किया जा रहा है। तो ये आपका सही है। इसका मतलब पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। तो जिसने भी बी बताया है उनका बिल्कुल सबका सही है, बाकी सबका गलत आंसर है, बाकी सारे सही है। हाँ, ये हिंदू, मुस्लिम और ईसाई वाली जो विशेषता है ना, ये अजमेर चित्र शैली के संबंध में विशेषता है। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन है। पांचवां, ये भी कक्षा 10 की किताब से है, थोड़ा सा पटपटा लग सकता है प्रश्न। जयपुर चित्रकला में किस शासक के काल में चित्रों में रंगों को ना भरकर मोती, लाख तथा लकड़ी की मणियों को चिपकाकर रीतिकालीन अलंकारिक मणि कुटिम प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया गया है? पिछली बार जयपुर शैली का सिंपल प्रश्न आया था। आपने बताया था कि मरुवाणी बीकानेर से प्रकाशित होता है। अरे कब बता दिया भाई मरुवाणी बीकानेर से प्रकाशित होता है? ऐसे ही मन से ही कुछ भी, मरुवाणी कब बता दिया? मरुवाणी कभी चंद्र सिंह प्रकाशित करता है। जागती ज्योत बीकानेर से प्रकाशित होता है। थोड़ा सुन लिया करो टाइम पर, ताकि दिक्कतें नहीं आए बाद के अंदर। आधा अधूरा तो सुनते हो, जल्दबाजी मत करया करो। राजस्थानी में कहावत है, उनतावड़ियो जावे 2 बार। ऐसे दिल्ली जा मत करो कि ये हो गया। आराम से, सबर से किसी चीज को सोचे समझे, पूरे प्रश्न को ढंग से पढ़े। एक जना वो राजस्थानी भाषा के उद्भव करे के 12वीं सदी, वो प्रश्न पढ़ ही नहीं रहा है, बस वो एक ही 12वीं सदी पूरे क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझा करे। ऐसे जल्दबाजी नहीं करे। उनतावड़ियो जावे 2 बार मतलब ज्यादा जल्दबाजी करोगे दिक्कतें हो जाएगी। पूरे प्रश्न को ढंग से पढ़ा करे। हाँ, जल्दी बताओ देखिए कौन सा है, कौन सही बता रहा है, कौन गलत बता रहा है। जयपुर चित्रकला में किस शासक के काल में
चित्रों में रंगों को ना भरकर मोती, लाख तथा लकड़ी की मणियों को चिपकाकर रीतिकालीन अलंकारिक मणिकुटिम प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया गया है। 10th की चित्रकला की जयपुर चित्र शैली का सेकंड पैरा जहां से शुरू होता है वहां पहली ही लाइन ये लिखी हुई है और इसमें मुझे लग नहीं रहा है कि कोई गलत करेगा। देखो सवाई जयसिंह तो नहीं है, जो भी जयसिंह बता रहे हैं सवाई जयसिंह के काल में तो जयपुर चित्रकला की शुरुआत हुई थी। सवाई जयसिंह ने सूरत खाना बनाया था आमेर में और बाद में ईश्वरी सिंह उस सूरत खाने को यहां लेकर आ गए थे और सवाई जयसिंह के दरबार में मोहम्मद शाह नाम का चित्रकार रहता था। बाद में आपका सवाई प्रताप सिंह भी नहीं, सवाई प्रताप सिंह का काल जयपुर चित्र शैली का स्वर्ण काल कहलाता है और जयपुर चित्र शैली में भगवान कृष्ण की भक्ति के चित्र जैसे गोवर्धन पर्वत, राधा कृष्ण के चित्र, हवा महल के भित्ति चित्र सब इनके काल में बने थे। राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, उदय जैसे प्रमुख चित्रकार इनके दरबार में रहे थे। राम सिंह द्वितीय नहीं, इन्होंने ब्लू पोट्री चित्रकला का विकास किया था। आपको याद होगा कालू और चूड़ामन नाम के दो चित्रकार थे जो दिल्ली जाकर भोला कुमार से ट्रेनिंग लेकर आए थे। इसका तो सही और सटीक उत्तर होगा माधव सिंह प्रथम के काल में अलंकारिक मणिकुटिम प्रवृत्ति का क्या किया गया था, विकास किया गया था। अलंकारिक मणिकुटिम प्रवृत्ति को बढ़ावा किसके काल में दिया गया था, तो यह दिया गया था माधव सिंह प्रथम। आपका बी आंसर जिसने भी बताया है उनका बिल्कुल सही और सटीक आंसर है, बाकी सबका गलत आंसर है। नेक्स्ट, जोधपुर ऑब्लिक मारवाड़ चित्र शैली के संबंध में कौन सा असत्य कथन है, यानी जोधपुर या मारवाड़ शैली के संबंध में कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, उनमें से एक स्टेटमेंट गलत है। वो कौन सा कथन गलत है जो हमें यहां पर आइडेंटिफाई करना। सबसे पहले जोधपुर बोल दीजिए चाहे मारवाड़ बोल दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जोधपुर महाराजा अजीत सिंह के काल में इस शैली के सबसे सुंदर एवं प्राणवान चित्र बने हैं। मारवाड़ चित्रकला का परिचय करवाने के लिए हरमन गेटज ने मारवाड़ म्यूरल्स पुस्तक का प्रणयन किया। महाराजा मानसिंह 1803 से 43 ने मारवाड़ चित्रकला को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। वेली किशन रुक्मणी, चंद्रकंवरी बात, मृगावती रास, फूलमती वार्ता इत्यादि साहित्यिक कृतियों के चरित्र मारवाड़ चित्र शैली के आधार रहे। मणिकुट्टम एक विधि होती है, मणिकुट्टम पूजा कुमारी जी एक विधि होती है जिसमें रंग नहीं भरते, केवल वो मोती लाकर वो चिपका देते। बाकी चित्रकलाओं में तो रंग भरते हैं और मणिकुट्टम विधि के अंदर रंग नहीं भर के मोतियों की लड़ें वगैरह चिपका दी जाती है। ठीक है, जल्दी बताओ। देखिए अगला, जोधपुर ऑब्लिक मारवाड़ शैली के संबंध में दिए गए कथनों के संबंध में असत्य कथन है। जोधपुर महाराजा अजीत सिंह के काल में इस शैली के सबसे सुंदर, अमर सिंह के काल में इस शैली के सबसे सुंदर एवं प्राणवान चित्र बने। देखते हैं, देखिए मारवाड़ चित्रकला का परिचय करवाने के लिए हरमन गेट्स ने मारवाड़ म्यूरल्स पुस्तक का प्रणयन किया। महाराजा मानसिंह 1803 से 43 ने मारवाड़ चित्रकला को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। वेली किशन रुक्मणी, चंद्रकंवरी बात, मृगावती रास, फूलमती वार्ता इत्यादि साहित्य कृतियों के चरित्र मारवाड़ चित्र शैली के आधार रहे। बिल्कुल एक कृष्ण कुमार सही बता रहे हैं, बाकी लगभग का गलत आ रहा है। सबसे पहली बात, जोधपुर चित्र शैली जोधपुर महाराजा अजीत सिंह के काल में इस शैली के सबसे सुंदर और प्राणवान चित्र बने, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जोधपुर चित्र शैली मालदेव के काल में शुरू हुई थी। जोधपुर चित्र शैली पर मुगल प्रभाव और कृष्ण भक्ति के चित्र सबसे पहले महाराजा जसवंत सिंह के काल में बने थे। आपके जोधपुर के राजा अजीत सिंह के काल में जोधपुर शैली के सबसे सजीव और प्राणवान चित्र बने। जोधपुर महाराजा अभय सिंह का नृत्य देखते हुए चित्र जोधपुर शैली में डालचंद नामक चित्रकार ने बनाया था, तो यह बिल्कुल सही है। दूसरा, वेली किशन रुक्मणी, अच्छा इससे कई सारे लोग गलत कर रहे हैं। वेली किशन रुक्मणी बीकानेर के पृथ्वीराज राठौर ने लिखा था, लेकिन उस किताब के जो चरित्र है वो जोधपुर शैली में बने हैं। चंद्रकंवरी बात, मृगावती रास, फूलमती वार्ता इत्यादि साहित्य कृतियों के चरित्र मारवाड़ शैली में बने हैं, इसमें कहीं पर कोई गलती नहीं है। महाराजा मानसिंह ने मारवाड़ चित्रकला को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया, इसमें भी कहीं पर कोई गलती नहीं है। गलत आपका स्टेटमेंट दूसरा है, ध्यान रखना। मारवाड़ म्यूरल्स पुस्तक का प्रणयन, मारवाड़ म्यूरल्स जो किताब है ये हरमन गेट्स ने नहीं लिखी थी। मारवाड़ म्यूरल्स ये किताब लिखी है रामावतार अग्रवाल ने, ध्यान रखना रामावतार अग्रवाल। और जो आपके हरमन गेट्स है इन्होंने बीकानेर शैली पर पुस्तक लिखी है। हरमन गेट्स इन्होंने जो किताब लिखी उस किताब का नाम है आर्ट एंड आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर। आर्ट एंड आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर, आर्ट एंड आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर, ये हरमन गेट्स की किताब है। तो आपका जो फॉल्स स्टेटमेंट है, जिसने भी बी क्लास जो बी ऑप्शन बताया है उन्होंने इसको बिल्कुल सही और सटीक माना जाएगा, बाकी सबका गलत है। जोधपुर ऑब्लिक मारवाड़ शैली के संबंध में जो गलत कथन है वो आपका बी है, बिल्कुल बिल्कुल सही, और आपका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला, केले के गाछ, रंग बिरंगे उपवन, चांदनी रात में राधा कृष्ण की केली किरदाएं, प्रातःकालीन एवं संध्याकालीन सिंदूरी बादलों का चित्रण इत्यादि किस शैली का आकर्षण है। यानी कुछ विशेषताएं दी गई है और आपसे पूछा गया है कि दी गई विशेषताएं जो है किससे संबंधित है, कौन सी चित्र शैली से संबंधित है। केले के गाछ, रंग बिरंगे उपवन, चांदनी रात में राधा कृष्ण की केली किरदाएं, प्रातःकालीन एवं संध्याकालीन सिंदूरी बादलों का चित्रण इत्यादि किस शैली से संबंधित है। किशनगढ़ चित्र शैली, नाथद्वारा चित्र शैली, कोटा चित्र शैली। देखते हैं कौन कौन इसमें सही बता रहा है, कौन गलत बता रहा है। कुछ इसमें नाथद्वारा बता रहे हैं और कुछ किशनगढ़ चित्र शैली बता रहे हैं। तो देखो केले के गाछ, केले के गाछ ये तो कंफर्म है कि कोई इन नाथद्वारा और किशनगढ़ के अलावा तो मुझे लग नहीं रहा कोई गलत बता रहा है। मतलब कोटा और बूंदी तो नहीं। कोटा में चित्रों का जो दृश्य है वो शिकार से संबंधित है और बूंदी में पशु पक्षियों से, तो ये तो नहीं है। केले का गच्छ यानी केले के पेड़, केले के बगीचे, ये नाथद्वारा में भी है, किशनगढ़ के अंदर भी है। रंग बिरंगे उपवन, रंग बिरंगे उपवन यानी गार्डन्स,
चांदनी रात में राधा कृष्ण की कैली किदाएं, यानी राधा कृष्ण चांदनी रात में घूमते फिरते चित्र, प्रातःकालीन और संध्याकालीन सिंदूरी बादलों का चित्रण, ये विशेषताएं जिसने भी किशनगढ़ चित्र शैली लगाया है उसका 100% सही है। अगर यही प्रश्न यूं होता कि सघन वनस्पति, बादलों में देवताओं का अंकन, हरे रंग की प्रधानता, कदली वृक्ष, गाय, पशु, मोर, पक्षी, तो ये नाथद्वारा में जाता। चांदनी रात की संगोष्ठी वो तो अलग चित्र है, और ये चांदनी रात की कैली किदाएं ये भी किशनगढ़ में, चांदनी रात की संगोष्ठी भी अजमेर के अंदर है। तो जिसने भी किशनगढ़ शैली को टिक किया है उन सबका सही और सटीक उत्तर है। किशनगढ़ चित्र शैली को बनी ठनी चित्र शैली और भारतीय कला इतिहास का लघु आश्चर्य कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। यहीं पर हमें याद रखना एक है कि किशनगढ़ हिमाचल प्रदेश में एक शैली पड़ती है कांगड़ा शैली। कांगड़ा शैली का प्रभाव राजस्थान की किशनगढ़ चित्र शैली के ऊपर नजर आता है। तो आपका ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मतीराम द्वारा रचित रसराज के चित्र 17वीं सदी में किस शैली से संबंधित रहे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि इसमें भी लोग ध्यान से पढ़ते नहीं है। और देखना अभी कितने लोग गलत करते हैं। राधा कृष्ण साथ आ जाए वहां किशनगढ़, राधा कृष्ण साथ आ जाए वहां किशनगढ़, नहीं जरूरी नहीं है साथ आ जाए तो वहां किशनगढ़। मैं कई सारे चित्र बता दूं, कोटा के अंदर बने हुए राधा कृष्ण के साथ के चित्र, राधा कृष्ण के चित्र जयपुर में भी है। तो पूरी विशेषताएं देखें, जल्दी से देखें। मतीराम द्वारा रचित रसराज के चित्र 17वीं सदी में किस शैली से संबंधित रहे? जोधपुर, कोटा, बूंदी, मेवाड़। देखना इसमें ज्यादातर गलत करके आएंगे, ज्यादातर गलत करके आएंगे क्योंकि क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते नहीं है। बस एक प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की बुकलेट ले ली, उसमें लिख दिया, मतलब एकदम परफेक्ट हो गया। वो भी फाइनल आंसर की तक वेट नहीं करते। तो थोड़ा सा ध्यान रहे। कोई जोधपुर बता रहा, कोई बूंदी बता रहा, ध्यान से सुन लेना इस पर्सन को मैं जब समझाऊं तब। फिर एग्जाम में गलती मत करना, क्योंकि कई तो आधी अधूरी बात सुनते हैं, पूरी सुनते ही नहीं है और फिर कॉपी पेस्ट करते हैं कमेंट को। कोई ए बता रहा है, कोई बी बता रहा है, कोई सी बता रहा है। शाबाश मेरे शेरों, शाबाश, जुग जुग जियो, भगवान ताने निरोगा रखे, तुम कुछ बड़ा करोगे। राजस्थानी रामायण रचनाकार में वो जी गोदारा है। राजस्थानी रामायण रचनाकार राम कथा हनुमंत किंकर ने लिखी थी। राजस्थानी रामायण सीताराम चौपाई समय सुंदर ने लिखी थी। तो अलग अलग नाम से लिखी है, सीधा आ जाए कि राजस्थानी रामायण रचनाकार कौन है, तो मैं वो जी गोदारा है। देखो इतना बता देता हूं, कोटा और मेवाड़ का यहां कोई लेना देना नहीं। उत्तर होगा जोधपुर और बूंदी में से एक। थोड़ा सा मैं और बता देता हूं। देखो एक किताब है रसराज, रसराज, और एक किताब है ललित ललाम, ललित ललाम। रसराज और ललित ललाम ये दोनों जो किताबें हैं ना, ये मतीराम की किताबें। किसकी किताबें हैं? मतीराम की। मतीराम नाम के एक बहुत बड़े विद्वान हुए थे, उन मतीराम जी ने ये किताब लिखी थी रसराज और ललित ललाम। मतीराम, और मतीराम जो थे ना, ये बूंदी के शासक बाव सिंह के दरबारी थे। मतीराम बूंदी शासक किसके दरबार में रहे थे? बाव सिंह के दरबारी रहे, बाव सिंह के दरबारी। और अब ये जो रसराज है ना, आज के ध्यान रखना, रसराज, रसराज के चित्र दो जगह बने। 17वीं सदी में ये चित्र बने हैं बूंदी में रसराज के, और 19वीं सदी में 63 चित्र, 63 चित्र मानसिंह द्वारा, जोधपुर के राजा थे मानसिंह राठौड़ द्वारा, मानसिंह राठौड़ द्वारा जोधपुर में बनाए गए। तो ये दोनों बार ये प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर में आ चुका है, दोनों बार असिस्टेंट प्रोफेसर में आ चुका है। जोधपुर बूंदी हो तो बूंदी मान लेता, बिल्कुल कईयों ने बूंदी माना है और बूंदी उनका सही हो जाएगा। बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बताओ कौन सा हो जाएगा? बूंदी। आपको थोड़ा सा समझना है यहां पर, और भी बातें थोड़ी सी लैंग्वेज से। हाँ जोधपुर बूंदी दोनों हो तो बूंदी मान लेना, वो तो ठीक है, तुम्हारा हो गया सही। लेकिन कृष्ण गोपाल थोड़ी सी बात को और थोड़ा सा समझ लेना, गलती मत कर देना। रसराज का चित्र असिस्टेंट प्रोफेसर में 2 बार पूछा जा चुका है। तो हमें थोड़ी सी बातें पता रही कि रसराज और ललित ललाम नाम के 2 किताबें हैं, इन दोनों को मतीराम ने लिखा था, और मतीराम बूंदी के राजा बाव सिंह के दरबारी कवि रहते। अब रसराज जो किताब है, इसके चित्र जोधपुर में भी बने हैं और बूंदी में भी बने हैं। 17वीं सदी में तो बने हैं बूंदी में, और 19वीं सदी में बने हैं कहां पर? जोधपुर के अंदर। अब परीक्षा में पूछा जाए कि मतीराम द्वारा रचित रसराज के चित्र 17वीं सदी में किस शैली से संबंधित रहे? बूंदी से। और अगर यही प्रश्न यूं हो जाता कि मतीराम द्वारा रचित रसराज के चित्र 19वीं सदी में कौन सी शैली में बने, तो 19वीं में कहां बने थे? जोधपुर में। और 17वीं में बताओ कहां पर बने थे? बूंदी के अंदर। तो समझ में आ रही है ना ये बात? ये गलती मत कर देना, आपका सही और सटीक आंसर जो है वो आपका बूंदी हो जाएगा, बूंदी। नेक्स्ट, अलवर चित्रकला के, अरे ये पीछे वाली बात समझ में आ गई ना तुम्हारे या नहीं आई? एक बार बताओ देखे, ये वाली तुम गलती मत कर देना, 2 बार तो ये आ चुका असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर, और अब और कभी आ जाए तो गलती तो नहीं करोगे ना। ये मतीराम वाला रसराज 17वीं सदी बूंदी और 19वीं सदी के अंदर जोधपुर। क्लियर है ना यहां तक की बात? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलवर चित्रकला के संबंध में मतीरा, कोरम, बूंद बूंद टपक, रहने दे रही ये ट्रिक, आगे आ जाओ। 17वीं बूंदी, 19वीं जोधपुर, बिल्कुल सर, ओके, हाँ सर, आगे आगे, ओके, चलो ठीक है। चलते हैं अगला। अलवर चित्रकला के संबंध में सही नहीं है, कुछ विशेषताएं लिखी गई है। हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रकारी, पोती चित्र, लघु चित्र एवं लिपटवा चित्रों का निर्माण, मुगल, दक्कन एवं पंजाबी चित्रकला का प्रभाव, गुलिस्तां का सुलेखन एवं गुलिस्तां की पांडुलिपि। पूरा नाम है गुलिस्तां की पांडुलिपि, ये बीच में टाइपिस्ट ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। पूरा नाम पड़ता गुलिस्तां की पांडुलिपि का सुलेखन एवं चित्रांकन। हाँ बताओ देखिए कौन सा सही नहीं है? अलवर चित्रकला के संबंध में कौन सा सही नहीं? हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रकारी, पोती चित्र, लघु चित्र एवं लिपटवा चित्रों का निर्माण,
मुगल दक्कन, ये कोई भी प्रश्न कोई ज्यादा कठिनतम स्तर पर नहीं लिए गए हैं, सारे 10th लेवल तक के क्वेश्चन है। तो पोथी चित्र, लघु चित्र, लिपटवा चित्रों का निर्माण, मुगल दक्कन एवं पंजाबी चित्रकला का प्रभाव, गुलिस्तान की पांडुलिपि। बीएसटीसी के लिए, बीएसटीसी वालों तुम क्यों दुख पा रहे हो? यहां पर तुम्हारे लिए 2 घंटे में पूरी हिस्ट्री कल्चर हो जाएगी, तुम आराम से चिल रहा करो। ये बीएसटीसी के लिए नहीं है, ये ग्रेड 3 के लिए है। तुम बिना फालतू फंस जाओगे इस जंजाल के अंदर। ये माया जंजाल ग्रेड 3 वालों के लिए है। बीएसटीसी वालों तुम ज्यादा सीरियस मत हो जाना इतनी बातों को लेकर के। तुम तो याद करो, शिकार की शैली कोटा, पशु पक्षियों की शैली बुंदी, चित्र शैलियों की जननी मेवाड़, प्रेम आख्यान के चित्र मारवाड़, मणिठनी किशनगढ़, ये याद कर लो, एक पेज में तुम्हारी पूरी चित्रकला हो जाएगी। बिना फालतू इस अंडरवर्ल्ड वाली दुनिया में तुम क्यों आ रहे हो? ये ग्रेड 3 वालों के लिए माया मोह माया है, तुम्हारे लिए इतना दुख पाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अलवर चित्रकला के संबंध में सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रकारी, बिल्कुल है। याद करो, अलवर के राजा मंगल सिंह के काल में मूलचंद नामक चित्रकार ने हाथी दांत के चित्रों के, हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रकारी का कार्य किया था। बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये तो बिल्कुल सही है। अपने से पूछा है कौन सा सही नहीं है। हाँ, ओके। पोथी चित्र, लघु चित्र एवं लिपटवा चित्रों का निर्माण यहां पर हुआ है या नहीं हुआ है? तो ये बिल्कुल हुआ है, कहीं दिक्कत नहीं है। गुलिस्तान की पांडुलिपि, याद करो, अलवर चित्र शैली के राजा विनय सिंह के दरबार में गुलाम अली और बलदेव। मुगल चित्रकला में जो अकबर का स्थान है अलवर चित्र शैली में, वही स्थान विनय सिंह का है। और विनय सिंह के काल में गुलाम अली और बलदेव ने बनाए थे, तो यह भी सही है। मुगल दक्कन पंजाबी चित्रकला का प्रभाव, यह पूर्णतया गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। एमडीपी बराबर बी, यानी मैं यूं कहूं कि बी बराबर एमडीपी। बी का मतलब है बीकानेर, बीकानेर बराबर एम का मतलब मुगल, प्लस डी का मतलब दक्कन और प्लस पी का मतलब पंजाबी। मुगल दक्कन पंजाबी का प्रभाव बीकानेर पर है। और ए बराबर आई जे एम, ए का मतलब है अलवर, अलवर पर आई का मतलब है ईरानी, जे का मतलब है जयपुर और एम का मतलब है मुगल। यानी अलवर चित्र शैली पर ईरानी, जयपुर और मुगल शैली का प्रभाव यहां पर नजर आएगा। तो मुगल दक्कन पंजाबी का प्रभाव अलवर पर नहीं, यहां मुगल का तो है लेकिन दक्कन और पंजाबी का नहीं है। ईरानी और जयपुर का प्रभाव यहां पर नजर आएगा। तो मुगल दक्कन पंजाबी ये विशेषता बीकानेर वालों की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशुद्ध राजस्थानी विचारधारा की आरंभिक चित्र शैली है, यह पहले से आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है। गिरिराज महाराज की जय हो, जय हो भाई, गिरिराज महाराज की जय हो। ठीक है, ओके 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 सर, आप भी एग्जाम पास आ गया तब अच्छे क्वेश्चन करवा रहे हो, पहले करवाते तो रिवीजन हो जाता। पहले कहां से करवाऊं? पहले तो तुम्हें थोड़ी पढ़ा रहा था ना, अभी तो फ्री हुआ और अभी भी फ्री कहां हुआ हूं। ये आपकी क्लास मुझे रेडी थी कम से कम 1.5-2 घंटे की, लेकिन बीच में शेड्यूल सेट ही नहीं हो पा रहा है। ये 35-50 मिनट की करवा दूंगा और भी कभी रिवीजन करवा दूंगा। तुम ऐसे जीव मत उठाओ। हिस्ट्री कल्चर का मैं सब रिवीजन करवा दूंगा, जो भी कोई नई जरूरी चीज होगी तुम्हें सूचना मिल जाएगी। हिस्ट्री का भी करवा देंगे, कल्चर का भी करवा दूंगा। तुम मस्त रहो, बिंदास रहो। तुम तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको सही करते जाओ। विशुद्ध राजस्थानी विचारधारा की आरंभिक चित्र शैली है बूंदी, जैसलमेर, मेवाड़, बाड़मेर। जैसलमेर, मेवाड़, बाड़मेर, कौन सा सही है? विशुद्ध राजस्थानी विचारधारा की आरंभिक चित्र शैली बूंदी मानी जाएगी। हालांकि अगर यह प्रश्न यूं होता कि राजस्थानी चित्रकला की आरंभिक शैली है, तो उसका उत्तर मेवाड़ होता, लेकिन यहां पूछा राजस्थानी विचारधारा। मेवाड़ में सबसे पहले चित्रकला शुरू हुई थी, लेकिन मेवाड़ वाली चित्रकला पर गुजराती का प्रभाव था। विशुद्ध राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला जो है उसकी शुरुआत अपने को याद रखना है, बूंदी से मानी जाती है। लेकिन आज दिन तक ऐसी कौन सी शैली है जिस पर कोई प्रभाव नहीं है? तो जैसलमेर है। मेवाड़ ये राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्र शैली है, इसलिए इसको चित्र शैलियों की जननी कहते हैं। और मंडोर से यहां कोई लेना देना नहीं है, तो बूंदी आपका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। तो ये है भाई आपकी चित्रकला से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। बाकी जो बातचीत क्वेश्चन आंसर की रह जाती है लोक संगीत वगैरह में से, मंदिर वगैरह में से, पहले लोक संगीत लोक नृत्य के प्रश्न में आपको नेक्स्ट में करवा दूंगा, फिर मंदिर वगैरह के करवाएंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। उम्मीद करता हूं कि यहां तक की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। एग्जाम के ओरिएंटेड पैटर्न के जो कुछ क्वेश्चन थे, बोर्ड कह रहा है कि कुछ क्वेश्चन पैटर्न चेंज करेंगे, तो नए पैटर्न के कुछ क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सबके उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। सादर बंदे, राम राम।